जी डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोसिस को। इंटरफेस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर वो आपको लेक्चर देखना है तो उधर ऊपर दी हुई लिंक को आप क्लिक करें और वो लेक्चर देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल डिवीजन। डिवीजन ऑफ सेल इज़ कॉल्ड सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन की तीन अकसाम हैं। एक अमाइटोसिस है जिसको डायरेक्ट सेल डिवीजन कहते हैं। दूसरी माइटोसिस है जिसको इनडायरेक्ट सेल डिवीजन कहते हैं। तीसरी मेयोसिस है जिसको रिडक्शन सेल डिवीजन कहते हैं। अमाइटोसिस हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोसिस को। अमाइटोसिस को डायरेक्ट सेल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्पिंडल नहीं बनता। ये वाला जो ऐसा नज़र आ रहा है, स्पिंडल नहीं बनता, डायरेक्ट सेल डिवाइड हो जाता है। माइटोस मीन्स स्पिंडल फाइबर्स, डायरेक्ट सेल डिवाइड होता है, इसमें स्पिंडल नहीं बनता। मगर जो माइटोसिस है, माइटोसिस इनडायरेक्ट है क्योंकि इसमें स्पिंडल फाइबर बनते हैं। और मेयोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में आधे हो जाते हैं। ओके, तो आज वेरी फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट, सेकंड डिवीजन की टाइप, जिसको माइटोसिस कहते हैं। इसको इनडायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं, इसको इक्वेटोरियल डिवीजन्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द क्रोमोसोम्स सेम रहती है। किसमें? डॉटर सेल में। वर्ड माइटोस की मीनिंग है थ्रेड एंड ओसिस मीन्स स्टेट, मीन्स इसमें थ्रेड बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। सबसे पहले प्लांट्स में स्ट्रेट बर्गर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, डिस्कवर किया था। फ्लेमिंग ने एनिमल्स में, एनिमल सेल में इसको डिस्कवर किया था। और ये माइटोसिस टर्म जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था फ्लेमिंग ने। इट टेक्स प्लेस, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल मीन्स बॉडी के सेल। सोमा हम कहते हैं किसको? बॉडी को। माइटोसिस बॉडी के सेल में होता है और जर्म सेल में भी होता है। जर्म सेल ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन, जर्म सेल मीन्स सेक्स सेल जिसमें स्पर्म और गैमीट्स बनते हैं। आपको स्पर्मेटोजेनेसिस सर ने पढ़ाया होगा और oogenesis आपको पढ़ाया होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में जब सेल मल्टीप्लाई होता है तब माइटोसिस होता है, याद रखिएगा, तब माइटोसिस होता है। ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन, जर्मिनेशन सेल, जर्मिनल सेल ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन। ओके, वैसे हमारे बॉडी के सेल में जो भी ग्रोथ हो रही होती है, सेल की रिकवरी हो रही होती है, वो सारा माइटोसिस की वजह से होता है। देखिए, माइटोसिस में एक पेरेंट सेल, अगर हम ह्यूमन के पेरेंट सेल को देखें तो ह्यूमन के पेरेंट के सेल के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 46। अगर हम इसको कहें कि ये पेरेंट सेल है तो ये पेरेंट सेल जब डिवाइड होगा तो इससे दो डॉटर सेल बनेंगे और इन दो डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जो पेरेंट सेल के हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर आएंगे, सेम रहेंगे। तो एक पेरेंट सेल डॉटर सेल में, कितने डॉटर सेल में? दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा और इन डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे जो कि पेरेंट के अंदर है, जो कि पेरेंट सेल के अंदर है। जैसे हमारी बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46। और पेयर कितने होंगे? 23 पेयर्स। कितने? 23 पेयर्स होंगे। ओके, तो यहां पे भी वही मैंने दिखाया है कि वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो रिमेन सेम रहते हैं या कांस्टेंट रहते हैं इन डॉटर सेल एज इन द पेरेंट सेल। अब अगर हम इस माइटोसिस को देखेंगे तो माइटोसिस की लास्ट भी हमने डिस्कस किया था। माइटोसिस की दो स्टेजेस हैं। कितनी स्टेजेस हैं? दो। एक कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहले प्रोफेज होगा, उसके बाद मेटाफेज होगा, उसके बाद टीलोफेज होगा और उसके बाद एनाफेज होगा और उसके बाद टीलोफेज होगा। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस खत्म होगा। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगी और एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है?
तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, प्रोफेज को। प्रोफेज में क्या होता है ये भी आएगा। तो कैरियोकाइनेसिस जो है उसके 4 फेजेस हैं। नंबर 1 जो है प्रोफेज है। नंबर 1 क्या है, प्रोफेज है। प्रोफेज में हम अर्ली प्रोफेज को भी देखेंगे और लेट प्रोफेज को भी देखेंगे, मगर प्रोफेज से पहले अगर हम इंटरफेज को देखें, और इंटरफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है और जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नेट बनाते हैं जिसको क्रोमेटिन नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन नेट। और हम स्टार्ट करते हैं 4 क्रोमोसोम से। जैसे हमें पता चले कि क्रोमोसोम्स के नंबर जो है यही 4 डॉटर सेल में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो हम अपनी तरफ से इनमें नंबर्स दे रहे हैं। क्रोमोसोम्स के 4 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये धागा है, दूसरा ये धागा, तीसरा ये धागा, चौथा ये धागा। तो इन्होंने ये बना दिया क्रोमेटिन नेट। क्या बना दिया, क्रोमेटिन नेट। ये इंटरफेज है। ये क्या है, इंटरफेज। सेल रेस्टिंग स्टेज में है, G2 में सेल आ चुका है। G2 के बाद अब M फेज में जाएगा। M फेज में सबसे पहले माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस होगी, और कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले प्रोफेज होगा। क्या होगा, प्रोफेज होगा। अब अर्ली प्रोफेज में अगर आप देखेंगे, अर्ली प्रोफेज में, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसएसोसिएट या डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। और ये जो सेंट्रियोल है, ये क्या है, ये एक एनिमल सेल है। ये क्या है, एक एनिमल सेल है। देखें ये मैंने ऐसे यूं करके लिखा है, ये डबल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। और ये जो पोर्स हैं, ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं, इनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इनके बीच में जो पोर्स हैं इनको न्यूक्लियर पोर्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल माइग्रेट करेंगे, इनमें माइग्रेशन होगी टूवर्ड्स द पोल। एक पोल ये हो गया और दूसरा पोल हो गया ये। तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स की डिवीजन हो चुकी थी, हमने देखा था इंटरफेज में भी। और ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द पोल। तो यहाँ पे भी देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जितनी मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन, जितने भी सेल की ऑर्गेनल्स हैं उनकी सब की मेम्ब्रेन्स डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगी, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। और जो क्रोमेटिन नेट फाइबर्स हैं वो कंडेंस होंगे। ये जो क्रोमेटिन नेट फाइबर्स हैं ये कंडेंस होके अब आपको शक्ल ये नजर आएगी। ठीक है, 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, किससे, 4 से। अब देखें लेट प्रोफेज में अगर आप देखेंगे तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये मूव कर चुके हैं अपोजिट पोल और स्पिंडल बन चुका है, स्पिंडल बन चुका है। और ये जो क्रोमोसोम हैं 4 नजर आ रहे हैं, इनकी अटैचमेंट हो गई है किसके साथ, स्पिंडल फाइबर्स के साथ। किसके साथ, स्पिंडल फाइबर्स के साथ। अगर आप इसको सेंट्रियोल्स को देखेंगे तो सेंट्रियोल्स में कुछ रेज निकलते हैं। ये जो छोटे छोटे रेज नजर आ रहे हैं इसको एस्टर रेज कहते हैं। ये जो मैंने रेड कलर दिया है ये क्या है, एस्टर रेज हैं। और ये आपको नजर आ रहा है सेंट्रियोल। इन सेंट्रियोल और एस्टर रेज को हम मिला के कहेंगे एस्टर। क्या कहेंगे, एस्टर। अब एनिमल सेल में देखेंगे एक एस्टर ये है और दूसरा एस्टर ये है। तो एनिमल सेल में ये जो एस्टर है इसको हम कहेंगे एम्फी एस्टरल। क्या कहेंगे, एम्फी। एम्फी मीन्स ड्यूल, दोनों तरफ एस्टर है, दोनों तरफ क्या है, एस्टर है। जबकि जो प्लांट सेल है उनके अंदर एस्टर नहीं बनता, क्योंकि उनके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता। तो प्लांट के अंदर हम इनको कहेंगे ये एन एस्ट्रल है। क्या है, क्योंकि इसमें एस्टर नहीं बनता। ठीक है ना, एस्टर समझ गए ना। एस्टर मीन्स सेंट्रियोल और एस्टर रेज दोनों को मिला के हम एस्टर कह रहे हैं, और इसमें एस्टर्स 2 हैं, इसलिए एनिमल सेल में हम कह रहे हैं एम्फी एस्ट्रल है। क्या है, एम्फी एस्ट्रल है। देखें 2 एस्टर्स आर कॉल्ड एम्फी एस्टर्स। और क्या प्लांट सेल में एस्टर होता है, तो वहां पे क्या कहेंगे, एन एस्ट्रल। क्या कहेंगे, एन एस्ट्रल। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होगी। ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर बना है इसको हम स्पिंडल फाइबर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्पिंडल फाइबर। यहां इसको माइटोटिक अपरेटस भी कहते हैं, माइटोटिक अपैरेटस। ठीक है, फाइबर्स अटैच विद क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के साथ देखें फाइबर्स अटैच हो गए हैं। ओके, अब क्रोमोसोम कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं मेटाफेज में कि मेटाफेज में क्या होता है।
मेटाफेज में देखेंगे, मेटा मीन्स मिड, मेटा मीन्स मिड। क्रोमोसोम्स एक इक्वेटोरियल प्लेन या मिड पे आ जाएंगे। ये बिल्कुल स्पिंडल का क्या है, मिड है। ये क्या है, मिड पॉइंट है, इक्वेटोरियल प्लेन है। इक्वेटोरियल प्लेन पे क्रोमोसोम्स चारों के चारों लाइनअप हो जाएंगे। क्रोमोसोम अलाइन इन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू काइनेटोकोर। अब क्या होगा कि ये देखें, ये क्रोमोसोम है। एक्चुअली देखें क्रोमोसोम मैंने यूं बनाया है, यूं एक क्रोमेटिड आपको नजर आ रहा है, पर एक क्रोमेटिड नहीं है, क्योंकि बार बार हम लिख नहीं सकते। आप महसूस कीजिएगा, आपने समझना यह है कि इसके साथ 2 क्रोमेटिड है, क्योंकि इसका डीएनए मटेरियल डबल है। डीएनए मटेरियल क्या है, डबल हो चुका है। एस फेज में ये सेल गया था और जो डीएनए है, डीएनए इसके रिप्लिकेट हुआ था और डीएनए जो है क्या हो गए थे, 2 हो गए थे। तो इसलिए हम बार बार यूं नहीं लिखेंगे, पर एक्चुअल पोजीशन क्रोमोसोम्स की यूं होती है। इसके अंदर 2 डीएनए होते हैं। कितने, 2 डीएनए होते हैं। तो इसकी जो सेंटर वाली जो ये प्रोटीन है, ये मैंने रेड कलर से लिखी हुई है, ये काइनेटोकोर है। ये क्या है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर के साथ ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये अटैच हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर इन स्पिंडल फाइबर्स को आप देखेंगे तो एक यूं ये कंटिन्यूस आ रहे हैं, ये देखें, ये यहाँ से यूं कंटिन्यूस आ रहे हैं। अगर इसको भी देखेंगे तो ये यूं कंटिन्यूस आ रहे हैं, ये भी यूं कंटिन्यूस है। एक ये फाइबर क्रोमोसोम के साथ अटैच है, ये यहाँ से क्रोमोसोम के साथ अटैच है, ये यहाँ से क्रोमोसोम के साथ अटैच है, ये यहाँ से क्रोमोसोम के साथ अटैच है। जो यूं कंटिन्यूस आ रहे हैं, इनको हम कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर कहेंगे। कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर कहेंगे, ये कंटिन्यूस यूं आ रहे हैं। और दूसरे जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हैं, ये वाले, इसको हम कहेंगे क्या, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर या डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स। अब देखें, ये जो क्रोमोसोम एक मिड पे लाइन अप हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, मेटाफेज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्या कर रहे हैं, मेटाफेज। उसके बाद क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है, जो कि काइनेटोकोर के साथ अटैच हुआ है, ये कंट्रैक्ट होगा। ये इस तरफ कंट्रैक्ट होगा, ये वाला जो फाइबर है, ये वाला फाइबर इस तरफ कंट्रैक्ट होगा, और ये वाला फाइबर्स जो है इस तरफ कंट्रैक्ट होगा। जब इसमें कंट्रैक्शन होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं, ये एक मार्कर, ये दूसरा मार्कर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 2 क्रोमेटिड्स हैं, 2 क्रोमेटिड्स हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। कहाँ पे, सेंट्रोमेयर से। कहाँ पे, सेंट्रोमेयर से। कहाँ से जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमेयर से। सेंट्रोमेयर, ये सेंट्रोमेयर है, ये बीच वाला हिस्सा क्या है, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर से दोनों क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं। जब यूं ये कंट्रैक्ट होगा, ये वाला धागा ऐसे ऊपर की तरफ खींचेगा और नीचे वाला धागा नीचे की तरफ खींचेगा। जब यूं जोर लगेगा, फोर्स लगेगा, तो सेंट्रोमेयर बीच में से टूटेगा। जब सेंट्रोमेयर बीच में से टूटेगा तो एक डीएनए वाला हिस्सा क्रोमेटिड ऐसे जाएगा अपने पोल की तरफ, और दूसरा अपने पोल की तरफ जाएगा, या ये जाएंगे टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, और यहां से स्टार्ट हो जाएगा एनाफेज। क्या स्टार्ट होगा, एनाफेज। अब एनाफेज में आप देखें, अगर एनाफेज में आप देखेंगे तो देखें, ये यूं कंट्रैक्ट हो रहा है, और ये इस तरफ कंट्रैक्ट हो रहा है, ये इस तरफ कंट्रैक्ट हो रहा है, ये इस तरफ कंट्रैक्ट हो रहा है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, और ये इस तरफ। ठीक है। बीच में जो इनके जो ये फाइबर आ रहा है बीच में, मैंने रेड कलर दे दिया है, ये भी एक्चुअली फाइबर है। इस फाइबर को हम कहेंगे इंटरजोनल फाइबर। क्या कहेंगे, इंटरजोनल फाइबर। जो 2 क्रोमोसोम्स के बीच में फाइबर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, इंटरजोनल फाइबर। समझ रहे हैं ना बात को। अब देखें, यूं कंट्रैक्शन हो रही है, तो ये टूट के आ रहा है। स्प्लिटिंग किसकी हो रही है, सेंट्रोमेयर की। सेंट्रोमेयर बीच में से टूट रहा है, और एक डीएनए यानी कि क्रोमेटिड के साथ ऊपर जा रहा है, और एक नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर हम एनाफेज को देखेंगे, फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेन टूवर्ड्स द पोल। इक्वेटोरियल प्लेन से ये मूव करेंगे टूवर्ड्स द पोल। कैसे मूव करेंगे, वो कौन सी फोर्सेस हैं, नंबर 1 कंट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स। ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स, ये वाले फाइबर्स क्या कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं। जब कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो जोर लग रहा है, और इसी की वजह से जो बीच में जो सेंट्रोमेयर है वो टूट रहा है। सेंट्रोमेयर क्या हो रहा है, टूट रहा है। ओके। जो सेकंड है वो है स्क्रेचिंग ऑफ इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर भी स्क्रेच हो रहा है, ठीक है ना। और थर्ड क्या है, हर एक एटीपी के लिए, हर एक क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के लिए कितने एटीपी लगते हैं, 30।
अगर यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स मूव हो रहे हैं, 4 क्रोमोसोम्स ऐसे मूव हो रहे हैं, 4 ऐसे हो रहे हैं, तो समय आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितने एटीपी लग रहे हैं। कल हम जो है टीलोफेज को पढ़ेंगे। आज तक एनाफेज तक के लिए, आज तक के लिए काफ़ी है। कल हम इसी लेक्चर के साथ जोड़ देंगे किसको, टीलोफेज को। थैंक यू सो मच।